तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना यूरोप का चैप्टर। वैसे तो एशिया पहले प्लान किया था, लेकिन अब पहले यूरोप ही कर लेते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा एशिया के विषय में करेंगे। देखिए, पहली चीज तो ये कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है वो हमको पता होनी चाहिए। हर एक कंटिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है। हर एक एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा है। अभी मैं देखता हूँ। ठीक है। हर एक कंटिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरा, हमको क्या पता होना चाहिए इसमें, माउंटेन रेंजेस कहाँ पे हैं। तीसरा, रिवर्स के विषय में हमको पता होना चाहिए। लेक्स वगैरह अगर कहीं हैं इंपॉर्टेंट तो वो पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जहाँ जहाँ की जो हों उसके विषय में हमको मालूम होना चाहिए। नेबर कंट्रीज वगैरह जो होते हैं, अगर हम कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे क्लियर से तो वो हमको क्लियर हो जाएगा। कुछ स्पेशल फीचर अगर कहीं पे मिल रहा है तो उसको हमको पता होना चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इतनी चीज तो आपको रखनी ही है याद। इतने बड़े वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा चीजें हैं जिसको याद रख पाना इम्पॉसिबल है। मैं आपके साथ एक बुक का पीडीएफ शेयर करूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की, उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग दी रही होगी, रहेगी भी। और एक दो दिन में मैं उसको शेयर कर दूंगा। और एक्चुअली उसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए आज मैं शेयर कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की उस बुक को आप अपने पास में सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और उतना ज़्यादा कंटेंट आप याद रखने जाएंगे तो आप कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। तो फोकस आप उस पर करिएगा, जितनी चीज़ें क्लास में बताई जा रही हैं आपका 80 to 90% वहां पर ही कवर हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। बचे 10% के पीछे अगर आप भागने जाएंगे तो ये 90% भी मुश्किल में आ जाएगा और अदर सब्जेक्ट्स को इफेक्ट करने लगेगा। ठीक है। तो लेकिन ये जो बचे 10% हैं, ये जो बचे 10% हैं, इसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में मैं आपको लास्ट में, या जब हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर सारे कंटिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर टाइप में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो अलग अलग जगहों से पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो उससे हमको क्या फायदा मिलेगा, उससे हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करने जाएंगे, आज आज हम बात करेंगे यूरोप की। आप इस पूरे अगर ग्लोब को देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, टोटल 7 कंटिनेंट्स देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से आपको देखने में तो लगता है कि रशिया और यूएसए बहुत दूर दूर में है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, अलास्का वाला है, ये यूएसए का पार्ट है। और जब आप इस पूरे ग्लोब में इसको सर्कुलर वे में पूरा देखते हैं तो ये आपको इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं मिलता है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर ये पोर्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, ये अलास्का है और ये रशिया का पोर्शन है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। ठीक है। तो टोटल 7 कंटिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। 2D में आपको इस तरह से फैला हुआ इमेज मिलता है, लेकिन जब आप ग्लोब पे देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है। आप अपने पास में एटलस का स्टूडेंट वाला मैप भी रख सकते हैं, उससे आप चीज़ों को प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप कुछ ब्लैंक मैप परचेज करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है। उससे आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप कंट्रीज को आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी रहेगी। और अभी जब हम कंट्रीज को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, थोड़ा सा हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, तो रफ में आप ऐसे ही आड़े तिरछे लाइनों से ही थोड़ा बहुत एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन देते हुए उस कंट्रीज को कि आप आइडेंटिफाई कर दीजिएगा, जिससे आपको ये पता रहे कि कौन सी कंट्री कहाँ पर पड़ रही है। तो टोटल तो हमारे 7 कंटिनेंट होते हैं। अफ्रीका हो गया हमारा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप का हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहीं पर हमारा यूरोप इधर हुआ, ये हमारा पूरा एशिया हो गया। ठीक है। और नीचे में हमारा अंटार्कटिका है, जिसमें हम सबसे पहले फोकस करेंगे यूरोप के विषय में, जिसपे हमारा पूरा फोकस रहेगा इस यूरोप पे। यूरोप में हम फोकस करेंगे कि कंट्रीज को, कुछ सारी कंट्रीज को एक साथ में तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा सकते हैं, कुछ कंट्रीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे आज, और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जहां तक यूरोप की बात है, जो हमारे सारे कंटिनेंट हैं उसमें ये 6th नंबर पर आने वाला कंटिनेंट है, छठे नंबर का बड़ा कंटिनेंट है साइज वाइज।
साइज वाइज। और इसका अगर हम टोटल वर्ल्ड एरिया का परसेंटेज करें तो टोटल वर्ल्ड का लगभग 6.7% यूरोप में कंसीडर होता है। टोटल वर्ल्ड का लगभग 6.7% हमको वर्ल्ड का इसमें कंसीडर होता है। और यूरोप जो है एशिया से, यूरोप एशिया से और यूरोप अफ्रीका से कुछ बाउंड्रीज से अलग होता है। उन बाउंड्रीज को देखेंगे हम, उन किन किन बाउंड्रीज से अलग होता है और कैसे वो अलग हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम कंटिनेंट्स की बात करते हैं तो टोटल ये लैंड मास का 6.7% है। इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता तो मैं रहा हूँ इंग्लिश में ही, तो आप नोट भी करते जाइएगा। 6.7% है ये। और टोटल नंबर में अगर हम बात करते हैं तो ये 6th नंबर पर आता है। ठीक है, वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ये 6th नंबर पर हमारा आ जाता है। अगर इस थोड़ा सा आप ग्लोब को देखिए, ग्लोब में ये एक आपको लाइन दिख रही होगी। ठीक है, ये एक लाइन दिख रही होगी। ये लाइन जो है इस पूरे अर्थ को, इस पूरे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नीचे का पोर्शन और दूसरा ऊपर का पोर्शन। ये नीचे जो है, ऊपर में हमारा नॉर्थ है, नीचे में हमारा साउथ है, तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर हो जाता है, नॉर्दर्न और साउथ। और ये हमारा जो डिवाइडिंग लाइन है, ये इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखा विषुवत रेखा इसको कहते हैं। इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये इस पूरे अर्थ को, ये सब एक इमेजिनरी लाइन होती है, वास्तविकता में नहीं होती हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइन कंसीडर की गई है। तो ऊपर का जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर है। अगर आप इस पूरे ग्लोब को जब एक बार देखते हैं, जब इस पूरे ग्लोब को आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें, अगर नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो वो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं ज्यादा है कंपेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर के। साउदर्न हेमिस्फीयर में सी पोर्शन ज्यादा है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पोर्शन ज्यादा देखने को मिलता है। हमारा जो यूरोप कंटिनेंट है वो पूरा का पूरा ही क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारा यूरोप जो है, अगर हम से पूछा जाए कि यूरोप साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है या दोनों का पार्ट है, तो यूरोप सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है। और यूरोप की अगर हम कहें तो कुछ जो बाउंड्री शेयर होती हैं, किससे किससे होते हैं, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, नाम तो लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। यूराल माउंटेन, काकिकस माउंटेन, कैस्पियन माउंटेन, ब्लैक सी, बास्फोरस सी, ये सारे के सारे हमको मिलते तो जब हम एशिया पहले पढ़ते, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बाउंड्री शेयर करता है। ये यूरोप है, ये पूरा इधर यूरोप आपको मिल रहा है और इधर पूरा एशिया मिल रहा है। आप ये चीज आपको पता ही होगी कि रशिया जो है, रशिया रूस जो है, ये यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया दोनों में इसका कुछ पार्ट आता है। इसी तरह से टर्की जो है, टर्की जो है, इसका भी कुछ पार्ट रशिया में, एशिया में भी आता है और कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है, कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है। तो यहाँ पर ये जो माउंटेन देख रहे हैं आप, ये रशिया में पड़ता है, और ये क्या, यूराल माउंटेन है, इसका नाम क्या नाम है, यूराल माउंटेन है। नोट्स आप साथ में बनाते चलिएगा इस तरीके से शेप में देते हुए। ये इसका नाम क्या है, यूराल माउंटेन। और ये यूराल माउंटेन क्या है, डिवाइड करता है किसको, सीमा बनाता है किसके बीच में, बाउंड्री बनाता है किसके किसके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में। एशिया एंड यूरोप के बीच में ये क्या कर रहा है, एक बाउंड्री शेयर कर रहा है या बाउंड्री बना रहा है। ये इसी यूराल माउंटेन से एक रिवर निकलती है। कौन सी रिवर है, उसका नाम होता है यूराल रिवर। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वैसे ये भी बाउंड्री बना रही है, लेकिन इसको उतना बाउंड्री की तरह से कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन जब आप आगे आएंगे, ये आपको एक कैस्पियन सी दिख रही है, देख रहे हैं, ये आपको कैस्पियन सी दिख रही है। तो दूसरा बाउंड्री डिवाइडिंग जो है यूरोप और एशिया के बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में दूसरा डिवाइडिंग रेंज जो है वो क्या है, कैस्पियन सी।
क्या है? कैस्पियन सी। ठीक है, तो एक हमारा कौन सा हुआ? एक हमारा है यूराल माउंटेन, दूसरा कौन सा हुआ हमारा? कैस्पियन सी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको ई या आई जो भी आप लिखना चाहें, दोनों सही होता है स्पेलिंग। ये आपको यहाँ पर एक माउंटेन मिलेगा, क्या नाम है इसका? कैक्टस माउंटेन। ठीक है, तीसरा एक मिलता है कैक्टस माउंटेन, CAUCASUS। ठीक है, ये क्या करता है? काकाकस पर्वत जो है, ये भी इधर आपका यूरोप पड़ता है इसके, और नीचे में इसके पड़ता है एशिया। तो ये भी एक बाउंड्री बना रहा है किसके किसके बीच में? यूरोप और एशिया के बीच में। इसके थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पर ब्लैक सी। जब आप यहाँ पर ब्लैक सी के इस साइड में आप जाते हैं तो फिर से आपको क्या मिल रहा है? यूरोप। और नीचे में आते हैं तो आपको क्या मिलता है? एशिया। ऊपर जाते हैं तो क्या मिल रहा है? यूरोप। नीचे जाते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? एशिया। तो चौथा आपका बाउंड्री डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा हुआ? ब्लैक सी। चौथा ब्लैक सी हुआ। ठीक है, अब फिफ्थ में आ जाते हैं। फिफ्थ में आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा आपसे कि जो टर्की है, तुर्की या टर्की जो भी कह लीजिए, वैसे तो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में रहता है। आमिर खान यहाँ पे लेकिन पहुंच जाते हैं शूटिंग वूटिंग करने के लिए, यहाँ से लोग से मिल जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में रहने वाला कंट्री है। तो टर्की जो है, इसका कुछ पोर्शन इंडिया एशिया में आता है, और कुछ पोर्शन इसका आता है यूरोप में। ठीक है, एक वर्ड और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, उसको आप सुनिए। होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट, हिंदी में इसको कहते हैं जल संधि। क्या कहते हैं? स्ट्रेट या जल संधि। स्ट्रेट क्या होती है? अगर कोई चीज ऐसी हो जो दो वाटर बॉडीज, मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है W1, और एक ये वाटर बॉडी है W2, इन दोनों को कोई कनेक्ट कर रहा हो, इन लोग को जोड़ रहा हो, दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा हो। ठीक है, इन दोनों को यहां से ऐसे इसने जोड़ दिया, लेकिन एक लैंड मास है और एक ये लैंड मास है मान लीजिए। इन दोनों को डिवाइड कर दे, इस लैंड को इस लैंड से अलग कर दे। पहले मान लीजिए दोनों एक में रहे लेकिन इन दोनों को अब अलग कर दे। तो ऐसी जो स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट उसको बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं जो दो लैंड मास को अलग कर रहा होता है, लैंड मास को अलग कर रहा होता है, और कनेक्ट किसको कर रहा होता है? वाटर बॉडी को, वाटर बॉडी को। तो टर्की के इस एशिया वाले पोर्शन को और इस यूरोप वाले पोर्शन को ऐसा ही एक स्ट्रेट यहां पर है जो अलग करता है। टर्की के एशिया वाले पोर्शन को और यूरोप वाले पोर्शन को ऐसा ही एक स्ट्रेट है जो अलग कर रहा है। एशिया भी क्या हुआ? लैंड हुआ, लैंड मास, और यूरोप भी क्या हुआ? लैंड मास हुआ। तो इसको अलग करने वाली एक स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं बास्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, बास्फोरस स्ट्रेट। तो ये बास्फोरस स्ट्रेट या बास्फोरस जल संधि भी एक बाउंड्री या सीमा का कार्य करती है, किसके किसके बीच में? एशिया और यूरोप के बीच में। एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री का काम कौन कर रहा है? एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री का कार्य बास्फोरस स्ट्रेट कर रहा है। स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट दो लैंड मासेस को अलग करता है और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो यहां पर आपको बास्फोरस स्ट्रेट मिल रही है। तो टोटल अगर आप बात करें कि कौन कौन सी बाउंड्रीज हो गई, बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। सबसे पहले आपने क्या देखा? यूराल माउंटेन। दूसरा आपने कौन सा देखा? ब्लैक सी, या कैस्पियन सी भी आगे हमको मिल जाएगा, कैस्पियन सी। और ककस माउंटेन, और बास्फोरस स्ट्रेट।
यहीं पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, चार ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, ठीक है। मान लीजिए इस कैकस माउंटेन को यहाँ पर नहीं दे रहा है, इसने इसको हटा दिया और इस बास्फोरस की जगह यहाँ पर लिख दिया जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा, एक ए 1 2 3 दे दिया और इसको 4 इस तरह से दे दिया, 3 ये दे दिया, चौथा जिब्राल्टर स्ट्रेट दे दिया। अब आपसे क्या करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर या डिवाइड एशिया एंड यूरोप, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो आपको इसमें से क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करना रहेगा। अब आपने इस चीज को अगर समझा होगा तब आप आराम से बता देंगे कि जिब्राल्टर स्ट्रेट तो हमने अभी बताया नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन में कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जिसमें A 1 2 3 सही रहेगा, हो सकता है 1 2 दिया रहे, हो सकता है 2 3 दिया रहे, हो सकता है 1 2 3 4 ऑल दिया रहे। तो एक ऑप्शन जो 1 2 3 वाला होगा वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से बहुत ही सिंपल से फॉर्म होते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन नहीं हो, मतलब बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपने एक बार उसको समझा हो, पढ़ा हो। अब जिब्राल्टर स्ट्रेट यहाँ पर क्यों दे रहा है, उसका एक रीजन है, उसका एक रीजन है। ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, इसके नीचे है अफ्रीका, और अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला जो है वो जिब्राल्टर स्ट्रेट है। अफ्रीका को अलग करता है कौन, यहां से अफ्रीका और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है, जो डिवाइडिंग स्ट्रेट है, वो कौन सी है, वो है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो अगर कंफ्यूजन इसी से क्रिएट होता है, यूरोप तो दोनों में कॉमन है, तो किसी को एकदम से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एग्जाम भी दे रहे हो एकदम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि वो यहाँ के बॉस्फोरस स्ट्रेट को यहाँ पे समझ ले, तो वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है और आपके नंबर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही कंसंट्रेट होकर चीजों को समझना होता है और आंसर देना रहता है। अब हमारा अगला क्या काम है, अगला हमारा काम है कंट्रीज को आइडेंटिफाई करने का। हमारा जो सीक्वेंस रहेगा, देखिए यहां से ऐसे हम चलना शुरू करेंगे और ऐसे यहां से यहां तक पहुंचेंगे। इतनी कंट्रीज को पहले हम देखेंगे। आप अपनी कॉपी में, नोट्स में ऐसे ही बनाते हुए चलिएगा, ऐसे ही एक एरो बना लीजिए और उसको हम दिखाते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, देखिए ये आपको दो फुटबॉल प्लेइंग कंट्री यहां पर मिल रहे हैं। कौन कौन से, पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन। तो मतलब पुर्तगाल और स्पेन आपस में बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रीज हो गए, ठीक है। तो पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल स्पेन के बीच आगे बढ़ेंगे तो एक और फुटबॉल प्लेइंग कंट्री आपको मिल जाती है, कौन सी, फ्रांस। पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस, तीन कंट्रीज आपकी सीधे सीधे मिल गई। ये कौन सा हो गया आपका, पुर्तगाल हो गया, ये कौन सा हो गया, स्पेन हो गया, ये कौन सा हो गया आपका, फ्रांस हो गया। अब आप ये वाला पोर्शन थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये जो है तीन छोटे छोटे कंट्री हैं यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3। आइए देखते हैं कि ये तीन कौन से हैं, ये तीन कौन से हैं। ये छुटकू जो है, छोटा सा जो है, ये छुटकू जो है यहाँ पर, ये जो है छोटा सा, ये है लग्जमबर्ग। क्या है, लग्जमबर्ग है, ठीक है। ये दो क्या है, बेल्जियम और नीदरलैंड। हॉलैंड को नीदरलैंड भी कहते हैं, तो ये हमारा नीदरलैंड है और ये हमारा बेल्जियम है। तो बेल्जियम, हॉलैंड और लग्जमबर्ग, ये तीन कंट्रीज एक साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये वाला कौन सा हो जा रहा है आपका, ये कंट्री कौन सा हो जा रहा है, ये कंट्री है आपका नीदरलैंड या हॉलैंड कह लीजिए। ये आपका हो जा रहा है कौन सा, बेल्जियम, और ये क्या हो जा रहा है, लग्जमबर्ग। और इन तीनों कंट्रीज को अगर आप कंबाइन कर देते हैं, इन तीनों कंट्रीज को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो इनको एक नाम दिया जाता है बेनेलक्स कंट्रीज। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा,
4 कंट्रीज का नाम दे दिया जाएगा या 3 कंट्रीज का नाम दे दिया जाएगा। मान लीजिए लिख दिया आपका स्पेन, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ बेनेलक्स कंट्रीज। तो स्पेन क्या बेनेलक्स कंट्री का पार्ट रहेगा? स्पेन तो भैया यहां पर है, तो उसका पार्ट नहीं रहेगा। लेकिन लग्जमबर्ग और नीदरलैंड उसका पार्ट है, तो है। क्वेश्चन को और बढ़ाना होगा तो भाई इसका भी नाम दे देगा बेल्जियम का, और आपसे पूछ लेगा विच ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ बेनेलक्स कंट्रीज। तो आपको इस तरीके का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें लग्जमबर्ग भी रहेगा, नीदरलैंड भी रहेगा और बेल्जियम भी रहेगा। तो ये 3 कंट्रीज आपको मिल गई। अब ये देखिए पुर्तगाल और स्पेन को थोड़ा सा देखिए, इनको भी एक नाम दिया जाता है। इनको नाम दे दिया जाता है आइबेरियन प्लेटू का, आइबेरियन पेनिसुला का, आइबेरियन पेनिसुला का। पेनिसुला क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं, इंग्लिश में पेनिसुला कहते हैं। ये क्या होता है, मान लीजिए ये कोई लैंड है, ये कोई लैंड है, भूमि है। अगर ये 3 तरफ से क्या रहे, वाटर बॉडी से घिरा रहे, इधर भी वाटर हो, इधर भी वाटर हो, इधर भी वाटर हो, ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ कोई वाटर बॉडी हो तो उसको पेनिसुला कहते हैं। और स्पेन और पुर्तगाल के संबंध में जब हम देखते हैं तो इस तरफ देखिए तो तीनों तरफ से ये क्या है, तीनों तरफ से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, यहाँ पर पूरा वाटर बॉडी ही है इसके। तो इसको एक नाम देते हैं आइबेरियन पेनिसुला का। ऐसे ही जब आप देखेंगे तो इटली भी क्या है, इटली भी देखिए 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ, ये पूरा जितना है सब वाटर बॉडी है। ये भी इस तरह से 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप यूके को पूरा देखते हैं तो ये तो पूरा पानी के बीच में ही अलग से कंट्री बना हुआ है। ये यहाँ पर जाते हैं, अभी हम इसका भी नाम आपको बताते हैं, अभी तुरंत नहीं बताएंगे जिससे कि कंफ्यूजन। लेकिन ये भी क्या है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये भी एक पेनिसुला है, ठीक है। तो इतनी चीजें बताने का मतलब क्या है कि ये पूरा यूरोप जो है, पूरा का पूरा यूरोप जो है, ये भी अपने आप में 3 तरफ से पेनिसुला है, क्योंकि अपनी 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ये यूरोप भी अपने आप में 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। एक मैप में आपको दिखाता हूं, ये पूरा, चाहे इधर में आप जाते हैं चाहे इधर में जाते हैं, ये पूरा इस तरीके से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इसलिए यूरोप को खुद अपने आप में एक प्रायद्वीप या पेनिसुला कहते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि इसके अंदर में जो कंट्रीज हैं वो भी अपने आप में पेनिसुला हैं, इसलिए यूरोप को पेनिसुला पेनिसुला बोल देते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। इसके अंदर कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि पेनिसुला हैं, जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरी हुई हैं, इसलिए इनको पेनिसुलर, पेनिसुला ऑफ पेनिसुला का नाम भी यूरोप को दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी ऐसी कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं हमको जो कि वाटर बॉडी से घिरी हुई है 3 तरफ से, ठीक है। तो बेल्जियम हमारा हो गया, लक्समबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया। थोड़ा सा और अब आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं हिटलर बाबा। कौन मिलेंगे, हिटलर बाबा, जर्मनी के हिटलर बाबा। तो ये जो जर्मनी के हिटलर बाबा हैं कहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और जर्मनी से जब आगे आप बढ़ेंगे तो ये है पोलैंड। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप अक्सर सुनते होंगे कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो जर्मनी और पोलैंड ये आपस में क्या है, बाउंड्री शेयर करते हैं, आपस में इस तरीके से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो ये पुर्तगाल हो गया, ये क्या हुआ, स्पेन हुआ, ये क्या हुआ, फ्रांस हुआ, ये क्या हुआ, नीदरलैंड हुआ, ये क्या हुआ, बेल्जियम हुआ, ये क्या हुआ, लग्जमबर्ग हुआ, ये क्या हुआ, जर्मनी हुआ, ये क्या हुआ, पोलैंड हुआ, ठीक है। अब देखिए ये 3 कंट्रीज यहां पर आपको बड़े साथ में मिल रही हैं, इनको बाल्टिक कंट्रीज का नाम दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है बाल्टिक सी, ये है बाल्टिक सी।
और चूंकि ये तीनों के तीनों कंट्रीज जो हैं बाल्टिक सी से लगे हुए हैं, तो इनको नाम दे दिया जाता है क्या, बाल्टिक सी का। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ बाल्टिक सी और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट द पार्ट ऑफ द बाल्टिक सी। तो कैसे बताएंगे, ये देख लीजिए आप, यहां पर आप बता देंगे। सबसे नीचे कौन है, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। ठीक है, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। ठीक है, तो बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से हो गए, सबसे पहले आपको मिल रहा है लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। अब छोटा सा देखिए, ये एक पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हरा हरा सा। अब ये हरा हरा सा क्या है, देखिए थोड़ा सा, ये हरा हरा सा रशिया के हरे हरे से मैच हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी बीच में ये छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसपे रशिया अपना कंट्रोल किए हुए, रशिया का ही पार्ट है ये। तो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में भी, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में भी रशिया का थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या पोलैंड रशिया से बाउंड्री शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जिसको इस डीप इतना नहीं पता रहेगा, क्या वो बता पाएगा क्या कि रशिया, वो तो सोचेगा यार रशिया इधर पोलैंड इधर कहाँ शेयर कर रहा है। भले मेन लैंड से नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो रशिया का हिस्सा है ही ना, तो रशिया से तो टच कर ही जा रहा है, बाउंड्री तो बना ही ले रहा है, भले उसके मेन लैंड से नहीं बना रहा हो। ठीक है, तो लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, कौन कौन से, ये तीन हो गया हमारा। सबसे ऊपर में क्या हुआ, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीन हमारे कंट्रीज कौन कौन से हो गए, बाल्टिक कंट्रीज हो गए। यहां से चलकर यहां तक की कहानी हम अभी देख लेते हैं। अब बीच में देखिए एक छोटा सा लटका हुआ देश है, ये देखिए तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ ये भी है। ये क्या है, ये एक भी एक कंट्री है। जब भी आप देखते होंगे कोई रैंकिंग वैंकिंग देखते हैं, तो ये डेनमार्क उनमार्क बहुत आगे रहते हैं। डेनमार्क उनमार्क बहुत डेवलप्ड माने जाते हैं, बहुत शांति है यहाँ पर, बहुत फ्रीडम है। तो क्यों ना रहेगी भैया, एकदम नॉर्थ ऊपर में जैसे जैसे आप जाते हैं ना ऊपर में, यहाँ पर तो टेम्परेचर इतना ठंडा होता जाता है कि लोगों का रहना मुश्किल होता है। तो भाई वो ऐसी जगह पे कौन जाएगा टेररिस्ट एक्टिविटी करने, दुनिया भर की फालतू की चीजों के, जहां पे उनका सरवाइव करना भी मुश्किल रहे। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ज्योग्राफिकल रीजन है अलग अलग रीजन के, जिस कारण से इस तरह की परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब ये आइसलैंड आप ऊपर में देख रहे हैं, अटका हुआ है अलग से। कोई जाएगा क्या यहाँ पर कुछ करने के लिए, कभी कुछ नहीं करने जाएगा। क्यों जाएगा एक समुद्र के बीच में जहां पर टेम्परेचर इतना कम है कि आदमी फ्रीज कर जाए, तो ऐसी जगह पे तो कोई जाएगा नहीं। तो इनको क्या कोई अपनी पुलिस फोर्स आर्मी उर्मी रखने की जरूरत पड़ेगी क्या, कभी नहीं पड़ेगी। तो हर चीज जो पेपर में आती है, जो न्यूज मैगजीन में आ जाती है कि ये बहुत शांति प्रिय देश है, ये बहुत ऐसा है, ये बहुत वैसा है, तो उसका एक ज्योग्राफिकल रीजन भी होता है, उसका एक ज्योग्राफिकल रीजन भी होता है जिस कारण से ऐसी चीजें होती हैं। वहां पर वैसी परिस्थितियां ही नहीं होंगी कि कोई वहां पर जाना चाहे। तो ये सारी चीजें भी हमको कब समझ में आती हैं, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं। अब अगर पुर्तगाल और स्पेन के बीच में मान लीजिए दो पड़ोसी देश कभी पूरे तरह से मित्र तो होते होते ही नहीं है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में अगर कुछ भारत को, अगर इंडिया को अपना कुछ रिलेशन बनाना है पुर्तगाल के साथ, मान लीजिए पुर्तगाल तो हमारे यहाँ पहले आया भी हुआ था और अटैक अटैक करके बहुत साल रहा भी है, सबसे लास्ट पहले आया था सबसे लास्ट में गया था, और ये स्पेन है। अब इंडिया को मान लीजिए पुर्तगाल से और इंडिया को स्पेन से रिलेशन बनाना है, अपनी पॉलिसी बनानी है, और मान लीजिए ऐसा कि पुर्तगाल और स्पेन के बीच में 36 का आंकड़ा है, इनके बीच में अच्छी खासी डिस्प्यूट है। तो भारत को इन दोनों को के पॉलिसी पॉलिसी इसी तरह से बनेगा कि इन दोनों के मैटर को भी समझते हुए बनाए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी सिर्फ आपको चीजों को समझने में हेल्प नहीं करता, आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने जाते हैं तो वहां पर भी आपको एक आइडिया देता है कि किस कंट्री के साथ किस तरीके का रिलेशन बिल्डअप हो रहा होगा, भारत अपनी पॉलिसी इंटरनेशनल पॉलिसी किस तरीके से बना रहा होगा। अब देखिए, जैसे आज इस यूक्रेन की बात हमने अभी नहीं की, यूक्रेन और रशिया दोनों बिल्कुल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, लेकिन भारत
कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है किसका, रशिया का, क्योंकि भारत का रशिया से रिलेशन शुरू से अच्छा रहा है। यूक्रेन भारत के फेवर में रहा नहीं है कभी भी। हमारी मीडिया उल्टा सीधा भले दिखा रही है सिंपैथी इसके साथ में, लेकिन ये ऐसा कंट्री है नहीं जिसके साथ दिखाया जाए सिंपैथी। तो भारत की दोनों की तरफ साथ में पॉलिसी अलग अलग है ना। तो ये हम कब समझ पाएंगे कि हमको इस तरह से पॉलिसी, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन कुछ ऐसा है, इनका ज्योग्राफिकल रीजन ऐसा है। तो जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह हम पढ़ते हैं तो उसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल आता है। हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, और जो इन जुड़ाव को समझ लेता है वही यूपीएससी में सिलेक्ट हो पाता है, एक अच्छा आंसर लिख के आ पाता है। ठीक है। अब बाकी की जो कंट्रीज हैं उसको हम कल आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक। वैसे तो कल हमारा शायद इन्वायरमेंट का था, लेकिन आज इसको शुरू किया तो एटलीस्ट 2-3 दिन तो इसको कंटिन्यू करते ही हैं। ठीक है। तो अभी तक का आपको जितना बताया वो समझ में आ गया।